एक समय था जब मैं अगले बड़े गेम के रिलीज होने का इंतजार करता था। एक समय था जब मैं यही सोचता रहता था कि क्या वो नई रिलीज विल बी दैट बिग थिंग जो हम फैंस की अप्रिसिएशन और क्रिटिक्स के क्लेम बटोरेगा। ये द लेजेंड ऑफ ज़ेल्डा, ब्रेथ ऑफ द वाइल्ड, बैटमैन आर्कम सिटी, होराइजन ज़ीरो डॉन, द विचर 3 और अन्य गेम्स थे। जब मैंने बायोम्यूटेंट के बारे में सुना कि इसे 20 या उससे कम मेंबर्स की टीम द्वारा डेवलप किया जा रहा है तो मैं एक्चुअली एक्साइटेड था। एक गेम पर काम करने के लिए कम लोगों का मतलब है कि उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पर ज्यादा खून और पसीना खर्च किया जा रहा है, जिनमें काफी जज्बा है। और जब मैंने आर्ट स्टाइल, कॉम्बैट मैकेनिक्स देखा तो मुझे वास्तव में ये पसंद आया और मैंने बायोम्यूटेंट पर एक अल्टीमेट प्रीव्यू वीडियो भी बनाया था पिछले हफ्ते। अपलोड के अगले दिन ही मैंने बायोम्यूटेंट की रिव्यू स्कोर्स देखी और मैं काफी निराश हुआ। खैर फास्ट फॉरवर्ड एक हफ्ते बाद अब जब मैंने गेम को खत्म कर लिया है तो देखते हैं कि गेम ने वो डिलीवर करने में कामयाब हुआ है जिसकी मैंने उम्मीद की थी, या रिव्यूज वाकई सही थे गेम के विषय में। I raise my flags, don my clothes. It's a revolution, I suppose. We're painted red to fit right in. Whoa. I'm breaking in, shaping up, then checking out. दोस्तों, मेरा नाम है इमरान और न्यूरोमैंसर आपको बायोम्यूटेंट की हरी भरी सीनिक दुनिया में स्वागत करता है, जहां बिलियों ने इंसानों की जगह ले ली है और एक्रोबैटिक फीट्स जिन्हें वुंग फू के नाम से जाना जाता है परफॉर्म कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं गेम की हर एस्पेक्ट कवर करूंगा, स्टोरी विदाउट स्पॉयलर्स, ग्राफिक्स, इन डेप्थ कॉम्बैट, क्राफ्टिंग, कस्टमाइजेशन, ट्रैवर्सल मैकेनिक्स और शॉर्टकमिंग्स भी। एक लाइक और एक शेयर से चैनल को काफ़ी मदद मिलेगी और मुझे फ्यूचर में और बेहतर रिव्यूज़, एनालिसिस और कंटेंट लाने में मोटिवेट करेंगे। दोस्तों, मैं आपके सामने मेरी बायोम्यूटेंट की रिव्यू पेश करता हूँ। बायोम्यूटेंट उस प्लैनेट की कहानी बताता है जहाँ इंसानी ज़िंदगी अब मौजूद नहीं है। इसके बजाय हमारे पास फरी बिलियों जैसे क्रीचर्स हैं और गेम की पूरी नरेशन एक ट्री ऑफ लाइफ पर केंद्रित है। ये ट्री ऑफ लाइफ सदियों से बायोम्यूटेंट की प्लैनेट की सोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस रही है और उसकी जड़ें प्लैनेट के दिल में एम्बेडेड हैं। हालांकि दुनिया वैसी नहीं है जैसी थी और 6 मेन ट्राइब्स हैं, 3 जो ट्री ऑफ लाइफ की रक्षा करना चाहते हैं और उसे अपने पिछले ग्लोरी वाले दिनों तक रेजरेक्ट करना चाहते हैं, और 3 ट्राइब्स हैं जो ये महसूस करते हैं कि इनएविटेबल नजदीक है और उन्हें ट्री ऑफ लाइफ को मरने देना चाहिए। ये अब आप पर निर्भर करता है कि आप किस ट्राइब के साथ फिट बैठते हैं, जो बदले में आपके लिए गेम के 2 एंडिंग्स तक जाते हैं, एक बुरा और एक अच्छा। कहानी पर वापस आते हुए, ट्री ऑफ लाइफ की हर एक जड़ के हेल्म पर एक वर्ल्ड ईटर बॉस है जिसे स्टोरी में आगे बढ़ने के लिए आपको हराना होगा। ये बॉसेस काफी बड़े होते हैं और बॉस फाइट सीमिंगली अमेजिंग होंगे। इन शॉर्ट, ये बायोम्यूटेंट की कहानी है। बायोम्यूटेंट द लेजेंड ऑफ ज़ेल्डा, ब्रेथ ऑफ द वाइल्ड से अपनी आर्ट स्टाइल में इंस्पायर है और ये एक अच्छी बात है। किसी दिन मैं शायद ज़ेल्डा ब्रेथ ऑफ द वाइल्ड की क्रिटिक जरूर करूंगा। देखते हैं। लेकिन हाँ, बायोम्यूटेंट की आर्ट स्टाइल अच्छी है। गेम आपके इर्द गिर्द लश ग्रीन जंगलों और पेड़ों से घिरा रहता है और ये आपकी अशांत मन को रिफाइनमेंट और ताजगी का एहसास देता है। जंगल कभी कभी भूरे हरे रंग के होते हैं और घास आपके पैरों के नीचे क्रिस्पी होते हैं। आप सुबह की सूरज की किरणों की रोशनी की सुंदरता को पसंद करेंगे जो आपके चारों ओर हरे घने जंगल पर बिखरती है। अलग अलग लोकेशंस भी वेल स्ट्रक्चर्ड है और उनकी आर्ट स्टाइल भी जरा अलग होती है जहाँ तक रंगों का सवाल है। जैसे रेडियो एक्टिव जोन्स पिंकिश पर्पल होते हैं जो वार्म या हॉट जोन्स की येलोइश एम्बर की विपरीत हैं, या ठंडे विंडी फ्रॉस्टी वाइट जोन्स ग्रीनिश येलो बायोहैजार्ड जोन से रेडियंटली कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। ऑयल फील्ड मैकेनिकल और पोस्ट एपोकैलिप्टिक डेड जोन्स के इलाके उन चौड़े खेतों जो लश ग्रीन लैंडस्केप्स के बीच होते हैं और जो एक खूबसूरत होराइजन जहां सूरज डूबता है दिख जाते हैं से बिल्कुल अलग दिखने में लगता है। ये गेम रंगों से खेलता है जो आपकी आंखों को भाएगा। गेम की लोकेशन से हटकर हर एक कस्टमाइजेबल पार्ट की पीस वेल क्राफ्टेड है और उन्हें आप अपने कपड़े या माउंट्स या एड ऑन्स या वेपन्स पर देख सकते हैं। अपने जर्नी के दौरान आप जिन कैरेक्टर से मिलते हैं वो भी फिजिकल आउटलुक में अलग दिखते हैं। इसके अलावा गेम तकनीकी रूप से वेल पॉलिश्ड है। मैंने अपने 40 घंटे की प्ले टाइम में शायद ही कहीं फ्रेम रेट में ड्रॉप देखी। डेवलपर्स एक्सपेरिमेंट 101 ने बढ़िया काम किया है। गेम वेल ऑप्टिमाइज्ड है और गेम में मिनिमल बग्स हैं। बायोम्यूटेंट की कॉम्बैट अच्छी है। आप बंदूकों के साथ वुंग फू निंजा है और गेम आपको वो सभी खिलौने देता है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। इनमें कटाना, बूमरैंग, शॉर्ट डैगर से लेकर शॉटगन्स, डुअल विल्डेड गन्स, पिस्तौल, राइफल, फुली ऑटोमेटिक मशीन गन से लेकर एक ट्रेडिशनल तीर कमान तक भी शामिल है। कॉम्बैट फास्ट पेस्ड है, वेरिड है और यहाँ तक सरप्राइजिंग भी है। हाँ, मैंने बहुत से रिव्यूअर्स को सुना है कि ये शिकायत करते हुए कि स्वॉर्ड के स्विंग के पीछे इम्पैक्ट कम है, या दुश्मन स्टैगर नहीं होते हैं, या फिर कॉम्बैट फन नहीं है। लेकिन ईमानदारी से मुझे नहीं लगता है कि ये मेरी कॉम्बैट एक्सपीरियंस थी। और जब मैं ये रिव्यू लिख रहा था तो मैंने डेवलपर्स को कांटेक्ट भी किया कि भाई इस पर कोई पैच आने वाली है क्या।
नहीं, और हाँ रिस्पॉन्स भी आया कि जल्दी ही। और हाल ही मुझे पता चला कि पैच 1.04 लाइव है जो ये कॉम्बैट रिलेटेड सारे मुद्दों को फिक्स कर देगा। मेरा मतलब है कि गेम की रिलीज के एक हफ्ते के अंदर ही एक्सपेरिमेंट 101 ने एक पैच तैयार कर दी। तो सोचिए इनमें वाकई कितना पैशन है अपने गेम को लेकर। जैसे कि मैंने कहा था, कॉम्बैट फास्ट पेस्ड है और वैरिड है। कभी आप एनिमीज पर दूरी से अपने रेंज वेपन से हमला करेंगे और कई बार आप उन पर क्लोज कॉम्बैट वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे। आप जो हथियार पाएंगे और क्राफ्ट करेंगे, वैसे हम थोड़ी देर बाद गेम की रिडिकुलसली रिच क्राफ्टिंग मैकेनिक्स पर बात करेंगे, तो वीडियो देखते रहें। हाँ, तो ये सारे वेपन्स एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। याद रखें, जब मैंने कहा था कि गेम को अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया गया है, तो आप अपने पसंद की वेपन में भी उसी कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। आपके वेपन्स में रेडियो एक्टिव, इलेक्ट्रिक, हीट, बायोहैज़र्ड और कोल्ड एलिमेंटल इफेक्ट्स होते हैं, और गेम आपको इनसे खेलने का अवसर देता है, चाहे वो मेली वेपन्स हो या रेंज्ड वेपन्स। एक फरी निंजा होने के नाते आप वंगफू में ट्रेंड होते हैं, जो आपको क्लोज कॉम्बैट, रेंज कॉम्बैट, बेसिक मेली, बेसिक रेंज्ड मैन्यूवर्स और यहाँ तक कि सुपर वंगफू स्किल सेट्स देता है। क्लोज कॉम्बैट में आपके पास अनआर्म्ड अटैक्स होते हैं, वन हैंडेड स्लैश, डुअल विल्डेड मेली, टू हैंडेड स्लैश और क्रश भी होते हैं, और हर एक के अपनी एक लिस्ट ऑफ कॉम्बोज और कॉम्बैट होते हैं। और ये लिस्ट में आप कुछ यूनिक वेपन्स भी शामिल कर सकते हैं जो आपको स्टोरी मिशन की प्रोग्रेशन के वक्त मिलते हैं, जैसे जब आप किसी ट्राइब को हराते हैं या किसी ट्राइब की ट्रस्ट हासिल करते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कॉम्बैट सिर्फ मेली अटैक्स के लिए कैसा होगा, कितना डिटेल्ड होगा। और मैंने अभी तक म्यूटेशन, स्पेस्ड, बायोजेनेटिक्स और साई पावर्स और यहाँ तक कि रेंज कॉम्बैट डिस्कस की ही नहीं है। और किसी भी कॉम्बैट स्टाइल को मिक्स और मैच आप कर सकते हैं, वेपन्स, कॉस्ट्यूम्स और यहाँ तक कि आइटम्स को भी ऑन द फ्लाई क्राफ्ट कर सकते हैं। आइए क्राफ्टिंग और कस्टमाइजेशन की बात करते हैं। बायोम्यूटेंट की क्राफ्टिंग और कस्टमाइजेशन मैकेनिक्स ने मुझे फॉल आउट की याद दिला दी। आपके पास मेली क्राफ्टिंग, रेंज वेपन क्राफ्टिंग और आर्मर क्राफ्टिंग होती है। मेली वेपन क्राफ्टिंग के लिए आपको एक बेस टाइप चूज करना होता है, जो एक वन हैंडेड स्लैश, एक टू हैंडेड स्लैश या एक टू हैंडेड क्रश वेपन भी हो सकता है। आप एलिमेंटल इफेक्ट्स वाले बेसिस गेम में पाएंगे और अपने प्ले स्टाइल अनुसार वेपन क्राफ्ट कर सकते हैं। और हाँ, मुझे आखिरकार अपना टूथब्रश हैंडल कम ब्रश मिल ही गया। रेंज वेपन्स के लिए आपके 6 अलग चॉइसेस लेनी होंगे: बेस टाइप, ग्रिप, मैगजीन्स, टॉप मॉड और मजल। बेस सबसे जरूरी हिस्सा है। ये वो जगह है जहां आप तय करते हैं कि आप किस टाइप के वेपन क्राफ्ट कर रहे हैं, जैसे कि गन्स या पिस्तौल्स, राइफल्स, शॉटगन्स या ऑटोमेटिक राइफल्स। मुझे हाई फायर रेट और रेंज की प्रेफरेंस थी ताकि मैं अपने एनिमीज को दूरी बनाते हुए डेविल मे क्राई स्टाइल डैमेज पहुंचा सकूं और करीबी से क्लोज कॉम्बैट के वक्त अपनी एलिमेंटल वेपन से इलेक्ट्रीफाई कर सकूं, आग लगा सकूं या रेडियो एक्टिव वेपन से रेडिएट कर सकूं। आप ऐसे हथियार भी क्राफ्ट कर सकते हैं जो सॉ ब्लेड्स शूट कर सकते हैं, जो दुश्मनों को पियर्स करते रहेंगे, या प्रोजेक्टाइल्स जो एनिमीज को हिट करने के बाद डिटोनेट होते हैं, या कुछ छोटे ऑटो ट्रैकिंग मिसाइल्स, और हाँ, एक वेपन जो क्लस्टर बॉम्ब्स को स्पॉन करती है। तो हाँ, कॉम्बैट वास्तव में काफी मजेदार है और क्राफ्टिंग काफी स्पेशल। आर्मर क्राफ्टिंग और कस्टमाइजेशन की बात करते हैं। आप हेड, टॉर्सो, लेग्स, राइट और लेफ्ट शोल्डर आर्मर पीसेस, बैकपैक को क्राफ्ट कर सकते हैं। और हाँ, फेस पीसेस जैसे गैस मास्क या मल्टी ट्यूब मास्क से अपने कैरेक्टर को कस्टमाइज कर सकते हैं। इनमें से सब पर एक एक्स्ट्रा एड ऑन फिट किया जा सकता है जो उस आर्मर की पीस की स्टैट्स को और इनहैंस कर देता है। तो आप अपने कैरेक्टर को चाहे एक एक्सप्लोरर या एक पागल रैबिट या एक रॉनिन वॉरियर या एक गुरिल्ला कमांडर या एक ट्राइब लीडर भी बना सकते हैं। गेम की कस्टमाइजेशन और क्राफ्टिंग सिस्टम आपको फुल आजादी देती है। बायोम्यूटेंट की खूबसूरत दुनिया की यात्रा और एक्सप्लोर करते वक्त आपको कुछ अनोखे माउंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जब आप अपने जॉयस्टिक की डाउन डायरेक्शनल बटन प्रेस करते हैं तो आप 8 अलग अलग स्लॉट्स पाएंगे अपने माउंट्स के लिए, और आप उन्हें गेट गो से नहीं पाएंगे। आपको स्टोरी बेस्ड और साइड मिशंस में हिस्सा लेना पड़ेगा, और अंत में रिवॉर्ड इतना अनोखा होता है कि वो आपके अनुभव को मजेदार बना देते हैं। आपको एक मैकटन मिलता है जो मुझे फॉल आउट 4 की पावर आर्मर की याद दिलाता है। ये आपको डेड जोन्स की कंटामिनेटेड एरियाज से ट्रैवल करने, मेली अटैक्स करने और तेल से भरे एरियाज को क्लियर करने में मदद करेगा। फिर आपके पास एक गू ग्लाइड है जो एक वाटरक्राफ्ट या एक जेट स्की की तरह है। आप सिर्फ इस माउंट के इस्तेमाल से ब्लू वाटर एरियाज को पार कर सकते हैं। ग्रीन वाटर एरियाज को पार करने के लिए आपको गू ग्लाइड को कूल कस्टमाइजेशंस के साथ अपग्रेड करना होता है। ये आपको रेंज वेपन से फायर करने और एनवायरनमेंट से ऑब्जेक्ट्स को ग्रैब्स करने की एबिलिटी देता है। और एनिमेशन इतनी प्यारी है। आप एक फिशिंग रॉड देखेंगे, एक फिशिंग नेट होगी जो आपकी लूट आप तक प्रोपेल करती है। हाँ, ये सब होता है। इस गेम को इतनी लव एंड केयर से डेवलपर्स ने बनाया है, और आप गूगल लाइट का इस्तेमाल करते जाएंगे तब तक जब तक कि आपको एक
शार्क ना मिल जाए, जो आपको सभी वाटर एरियाज को पार करने की आजादी देता है और ये काफी तेज है। आपका साथी या कंपेनियन ऑटोमेट्रॉन आपको ऊंचाइयों से कूदते समय ग्लाइडिंग में मदद करेगा, लेकिन जल्दी ही आपको एक बैट नम नम नाम का एक फ्लाइंग माउंट मिलेगा जो आपको और भी ऊंची उड़ान या ग्लाइड करने में मदद करेगा, और हाँ, लैंड एक्सप्लोरेशन में भी अगर आप चाहे। आपको एक मेका फिंगो मिलेगा जो एक जाइंट मैकेनिकल हाथ है और जो एनिमीज पर फायर भी करता है। तो आपको एक्सप्लोरेशन और साइड क्वेस्ट करने से यूनिक रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। गेम में सब कुछ मजेदार नहीं है, और हाँ, इसमें कुछ मुद्दे हैं जिन्हें हाईलाइट करना जरूरी है। नरेटर बायोम्यूटेंट की दुनिया में आपका स्वागत करता है और आपको मेन प्लॉट स्ट्रक्चर के बारे में इंसाइट देता है, और अपनी जर्नी के दौरान जितने भी एनपीसी से मिलते हैं आप, वो जिब्रिश बोलते हैं, तो नरेटर उनकी ये बेतुकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट भी करता है। प्रॉब्लम यह है कि वो हर बार ऐसा करता है। मैं अपने द्वारा मिलने वाले एनपीसी के लिए इस ट्रांसलेटर की आवाज से इतना तंग हो गया था कि मैं बस सारे डायलॉग स्किप करता रह गया, और डेवलपर्स ने इसे महसूस किया और इसलिए नरेटर की ऑक्यूरेंस को डिसेबल करने की ऑप्शन आपको सेटिंग्स मेन्यू में मिल जाएगी। गेम में शायद ही कोई दमदार वॉइस एक्टिंग है। गेम में सिर्फ 2 एनपीसीज हैं जो आपसे इंग्लिश में बात करते हैं। वो गेम की कर्मा सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन है। ये लाइट और डार्क गाइडिंग एंजल्स होते हैं, और ये गेम में बस कुछ ही पलों के लिए भी मौजूद होते हैं। गेम की कहानी शायद वीडियो गेम्स में सबसे जेनरिक स्टोरी है और गेम की सबसे कमजोर पहलू में से एक है। एनपीसीज के फेशियल एनिमेशंस दिखने में खराब हैं, और ये एक बमर है क्योंकि आप जिन कैरेक्टर से मिलते हैं वो दिखने में अलग होते हैं और इंटरेस्टिंग लगते हैं, लेकिन सभी मोनोटोनस हैं क्योंकि आप उन्हें समझ ही नहीं पाएंगे। गेम की फ्लैशबैक मिशंस भी कुछ खास नहीं होते हैं, बस रिंस और रिपीट कुकी कटर मिशंस है, और अनप्रेसिडेंटेड मिशंस कोई सेंस ही नहीं बनाते। एक स्पेसिफिक लोकेशन पर मैंने एक हॉस्टेजेस या सिविलियंस के ग्रुप को बचाया, ठीक है, फिर एक कटसीन होती है पर बिना किसी डायलॉग के, कुछ भी नहीं होता है। ऐसा लगता है कि नरेटर इस बार कंफ्यूज था कि उसे कुछ कहना चाहिए या फिर चुप रहना चाहिए। सिविलियंस के बारे में बात करते वक्त मुझे याद आया कि उनसे बात करना बिल्कुल समय की बर्बादी है। वो बस यही कहते रहते हैं कि उन्हें आपके कैरेक्टर की ऑरा वाली स्पार्क पसंद आई है, और आप कहते हैं कि बस भाई बहुत हुआ, मेरे जाने का समय हो गया है। बायोम्यूटेंट की दुनिया खूबसूरत होते हुए भी खाली है। जरूरी कैरेक्टर्स की कमी है जो किसी भी गेम को यादगार बनाते हैं, और बदकिस्मती से मुझे एक भी नहीं मिला। आप कुछ छोटे जानवरों को पकड़ सकते हैं और जैसे गिलहरी या चमकती हुई उड़ने वाली ऑरा, लेकिन उनकी एनिमेशन चाहे आप कीप करते हैं या किल करते हैं या कीप और पेट करते हैं, एक ही होती है, बिल्कुल एक जैसे। गेम में कस्टम वे पॉइंट सेट करने की ऑप्शन भी नहीं है, ये सिर्फ फिक्स ऑब्जेक्टिव्स पर ही सीमित है। अगर मैं एक स्पेसिफिक एरिया तक पहुंचना चाहता हूं तो ये काफी टीडियस हो जाता है क्योंकि मैं कस्टम वे पॉइंट को मार्क ही नहीं कर पाया। अगर आप बायोम्यूटेंट से वीडियो गेम इंडस्ट्री में कोई रेवोल्यूशनरी बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं, या आपको लगता है कि एक्सपेरिमेंट 101 की रिलेटिवली छोटी डेवलपमेंट टीम कोई चमत्कार करने वाली है, या आप एक गेम जो आपको एक रिच लोर से भरी एक्सपीरियंस देने वाली है की उम्मीद कर रहे हैं, तो आपको निराशा मिलेगी। लेकिन अगर आप एक खूबसूरती से डिजाइन की गई गेम की तलाश कर रहे हैं जो अमेजिंग रूप से वियर्ड है, या जो कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने से नहीं डरता, या जो आपको एक फनी, वियर्डली सेटिस्फाइंग ह्यूमर और मजेदार प्ले थ्रू देने वाला है की उम्मीद कर रहे हैं, तो आप प्लेजेंटली सरप्राइज हो सकते हैं। बायोम्यूटेंट में इतने नए ट्रेवर्सल मैकेनिक्स है, इतनी अच्छी कॉम्बैट डिजाइन है कि ये एक्चुअल ट्रिपल ए डेवलपर्स जैसे उबीसॉफ्ट के लिए एक चैलेंज है, जो सालों साल एक ही सीरीज में कुछ अलग डिटेलिंग करके एक $60 का प्राइस टैग चिपका देते हैं। बायोम्यूटेंट ज़ेल्डा ब्रेथ ऑफ द वाइल्ड से अपनी आर्ट स्टाइल बोरो करता है, पर्क और क्लास सिस्टम और रिच कस्टमाइजेशन ऑप्शन फॉलआउट और द आउटर वर्ल्ड से ऐसे गेम्स से बोरो करता है, अपनी कॉम्बैट डेविल मे क्राई आर्कम गेम से बोरो करता है, और फिर भी उसमें कुछ नया ऐड करता है। हालांकि उसमें एक बकवास नैरेटिव और बकवास एनपीसीज के बावजूद गेम काफी सेटिस्फैक्टरी है। एक्सप्लोरेशन फन है, ग्राफिक्स खूबसूरत है, और इतने नए ट्रेवर्सल मैकेनिक्स गेम में है, और हाँ, गेम में हिंदी में सबटाइटल्स भी है, जो कि राजी जैसी गेम में भारत में बनाई हुई गेम में भी नहीं थी लॉन्च पर। और हम अगर अभी भी एक्सपेरिमेंट 101 को सपोर्ट नहीं करते हैं और उबीसॉफ्ट और EA जैसी कंपनीज को सपोर्ट करते हैं जो सालों साल वही रिहैश गेम रिलीज करते हैं, तो ये वाकई दुख की बात है। गेम की एक हफ्ते की रिलीज के अंदर एक्सपेरिमेंट 101 ने पैच 1.04 रिलीज की है। एक छोटी सी टीम ने एक हफ्ते में, जहां उन्होंने कॉम्बैट की इश्यूज, साउंड इश्यूज और ट्यूटोरियल सेगमेंट्स को छोटा किया है और नरेटर और जिब्रिश ऑप्शन को गेम में बैलेंस किया है। अब इससे ज्यादा और क्या कह सकता हूँ। ये एक टीम है जो अपने गेम को लेकर इतनी पैशनेट है। ऐसी डेडिकेशन हमें उबीसॉफ्ट और फिलहाल CDPR जैसे बड़े कंपनी से भी नहीं मिलती है, जो गेमर्स की कंप्लेन की परवाह करते हैं, गेमर्स के बारे सोचते हैं। इस गेम को एक AAA टाइटल के रूप में एक $60 की प्राइस टैग के साथ मार्केट किया गया था। अगर पब्लिशर THQ नॉर्डिक ने उसकी कीमत
थोड़ी सी कम कर दी होती तो गेम को इतनी क्रिटिसिज्म नहीं मिलती। मुझे बायोम्यूटेंट के अपने 40 घंटे की प्ले थ्रू से प्यार है, बिल्कुल प्यार है, और मेरे लिए ये गेम एक 7 आउट ऑफ 10 था। पर अब पैच 1.04 के बाद बायोम्यूटेंट एक सॉलिड 8 आउट ऑफ 10 का हकदार है। अगर इसकी प्राइस थोड़ी और कम होती तो रेटिंग और भी बेहतर होती। अंत में मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको कभी भी मेजर पब्लिकेशंस की रेटिंग पर गौर नहीं करना चाहिए और एक राय बनाने के लिए खुद गेम को खेलना चाहिए। यहाँ हमारे चैनल पर यही वो लक्ष्य है जिसे मैं अपनी रिव्यूज के माध्यम से हासिल करना चाहता हूँ। गेमिंग रिव्यूज, गेमिंग कैरेक्टर एनालिसिस और हाल ही में शुरू की गई एनिमेटेड सुपर हीरो आधारित टीवी सीरीज और मूवी रिव्यूज के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को ऑल पे प्लीज सेट कर दें। शुक्रिया।